हेलो एवरीवन। बहुत समय हो गया। हम लोग आज से क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे और इतिहास का क्रैश कोर्स हम लोग यूँ कह सकते हैं कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है या जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। वैसे तो अकेले पढ़ाने में बड़ा समस्या लगता है और ऑनलाइन में कोई देख नहीं रहा है, कोई सामने है नहीं, तो बहुत समस्या आता है कि मुझे कैसे बोले अगला बंदा को क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे आज कि जो भी चीजें हैं मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर करके बता सकूं। ठीक है। चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक हमारा है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है। सवाल ये है कि इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से अक्सर 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस इतने सारे पूछे जाते हैं, आखिर ये चैप्टर का इतना महत्व क्यों है? इस चैप्टर का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बताता है, ये हमारा कल्चर को बताता है, ये हमारा जो इतिहास है, जो हम पहले थे, इस चीज को बताता है। इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा ये पहला चैप्टर, प्रथम नगरों की कहानी, इसको प्रथम नगरों की कहानी भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एमसीक्यू भी काफी सारे बनते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी बनते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है एक पैटर्न और उसको आपको याद कर लेने हैं। लेकिन समझना जरूरी है आपको हड़प्पा सभ्यता के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, है ना, जो कि आपको लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता कैसे क्यों कहलाई, या हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। ये सारी चीजें जब पूछेगा तो आपको लिखना होगा, और ये जब नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको किसी तरह से याद हो ही जाता है और याद हो ही जाना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव तो वैसे भी किसी तरह से याद हो ही जाता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे फंसते हैं वो सब्जेक्टिव में फंसते हैं। तो क्या मैं सब्जेक्टिव यहाँ लिखा लिखा के बताने वाला हूं, या फिर आप उसको सब्जेक्टिव को मैं यहाँ लिख दूंगा और उसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसा है क्या? आंसर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? तो फिर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव का आंसर मैं बताऊंगा, जो कि आपको सुनना है और उसी सुने हुए को आपको एग्जाम में लिख देना है। बस सुनना है और कुछ नहीं करना है, ना लिखना है ना कुछ करना है, बस सुनना है और सुन करके याद कर लेना है और उसी को एग्जाम में लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता से यानी कि पहला चैप्टर से हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो सब्जेक्टिव बनते हैं, ये किस तरह के बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर कोई एक दिन में खत्म होने वाला तो है नहीं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि एक दिन में, आज पूरी तरह से कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करना ही हमको कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दें और जल्दी से जल्दी आपको पूरे का पूरा इतिहास यानी हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करा करके आपको तैयार कर दे। ठीक है। तो पहला हमारा शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की सवाल है, और उसका आंसर है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी साहब ने किया था 1921 ईस्वी में। 1921 में हड़प्पा की खोज की, किसकी खोज की? हड़प्पा की। ठीक है ना। और यहीं से इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो दयाराम साहनी साहब ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। उसी के साथ ही अगले बार यानी अगले साल ही यानी कि अगले साल यानी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज हुई और इसे खोज करने वाले थे राखाल दास बनर्जी। इनकी खोज करने वाले थे राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी साहब ने की। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। हुआ क्यों? ये खोज क्यों किया जा रहा है? क्या हड़प्पा कहीं भुला गया है या हड़प्पा कहीं खो गया है? आखिर ये हड़प्पा की खोज क्यों की जा रही है, या आखिर ये हड़प्पा की खोज हुई ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कहानी सुनते थोड़ा सा। 1875 का समय था। उस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया या फिर आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, ASI का
ASI, ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनके डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे कनिंघम। कौन बनाए गए थे? कनिंघम। और कनिंघम साहब जो हैं वो रेलवे लाइन बनवा रहे थे। क्या बनवा रहे थे? रेलवे लाइन बनवा रहे थे। कहां बनवा रहे थे ये रेलवे लाइन? तो ये रेलवे लाइन बनवा रहे थे लाहौर की तरफ। लाहौर की तरफ रेलवे लाइन ये बनवा रहे थे। अब हुआ क्या कि रेलवे लाइन बनाते के समय हमने जमीन को प्लेन करना होता है, जमीन को सीधा करना होता है, ऊंचा नीचा जहां होता है वहां पे प्लेन करना होता है। हमने प्लेन करवाने के लिए शुरुआत किया, वो जहां पे खुदाई हुई ऊपर था, ऊंचा था, उसको बराबर करना था। खुदाई हुई तो पता ये चला कि बहुत सारे वहां से ईंटें मिले। क्या मिले? वहां से ईंट मिलता है। ठीक है, ईंट मिलता है। अब ईंट मिलता है, कनिंघम साहब घबरा गए कि इतना सारा ईंट यहाँ क्यों मिल रहा है। इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ कोई ना कोई कभी ना कभी बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा नगर रहा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नगर रहा होगा। लेकिन कनिंघम साहब को उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी और ये लिए भी नहीं। बोले दूत यार जाने दो, हटाओ, नगर रहा होगा तो होगा, हमको उससे क्या मतलब है, जान दो, हटाओ। लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया? ये जो ईंट मिला, ये जो इतनी बड़ी नगर थी, उस पर ध्यान किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? कनिंघम साहब ने। तो फिर ध्यान किसने दिया? ठीक है ना। अच्छा, ध्यान नहीं देने का क्या कारण था, क्या वजह था, ये सब जानने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम में सीधे जो है वो आपको लिखना है। क्यों वजह, क्या नहीं, क्या वजह था जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, किस कारण से इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और क्यों उस पर उसकी खुदाई आगे नहीं कराई गई, क्यों इन्होंने छोड़ दिया। ये सारी चीजों के बारे में बहुत लंबे समय में डिस्कस किया जाता है, जबकि अभी आपका समय नहीं है। अभी आपका समय है बस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी एग्जाम में बैठे, और जो चीज टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आ रहा है बस उस पर हम लोग काम करें। तो हमारा क्या है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब हुआ क्या? तो फिर ये ध्यान नहीं दिया। 1875 में इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्देशक बनाया गया था। ठीक है, कनिंघम को। और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। किनको? कनिंघम साहब को। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम था। तो भारतीय पुरातत्व का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको कंप्लीट करके चलना है। तो हमने बोला हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसे ASI का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1875 में। ठीक है, तो 1875 में इसकी खोज की गई थी। अब आगे हटा देते हैं इसको, फिर बात करते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में जब हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता यानी पहली बार जब खोजी गई थी जो जगह, उसका नाम क्या था? हड़प्पा, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा नाम भी है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है? पहली बात यहां पे दिख रहा है सिंधु। यहां से अगर हम भारत का छोटा सा मैप बनाते हैं एक, तो हम कुछ ऐसा देखते हैं। ठीक है, अगर हम भारत का मैप बनाएं और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान की ओर चलते हैं, ये हमें दिखाई देगा कि यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले हमारी सभ्यता विकसित हुई थी। सबसे पहला हमारा जो सभ्यता थी, सबसे पहला नगर जो था वो विकसित हुआ था, वो हमारे भारत में, और वो नगर का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, है ना। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि सिंधु एक नदी थी यहां से, और यहां पे इन नदी के किनारे में जो शहर विकसित हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु नदी यहां से गुजरती है और ये पाकिस्तान में जाते हुए ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ज्योग्राफी में काम आएगा। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं ये। तो इस तरीके से ये नदी जाती है। ठीक है, यहीं पे और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, बहुत सारी नदियां हैं। अब यहां से ऐसे रावी, व्यास, सतलज, बहुत सारी नदियां यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा रावी नदी, और ये नाम है सिंधु नदी। हालांकि बहुत छोटा है तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये समझिए कि सिंधु नदी के किनारे
सिंधु घाटी की सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी थी। जैसे हमारे भारत में अभी गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, उसी तरीके से उस टाइम में सिंधु नदी बहुत पवित्र नदी और बहुत बड़ी नदी मानी जाती थी, और बड़ी नदी है भी, ऐसा बात नहीं है, बहुत बड़ा नदी है। तो इसी नदी के किनारे जो है वो सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। और ये कैसी सभ्यता थी? दूसरी बात है ये नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पे बोलोगे तो पहली बात क्या थी? अरे पहली ही बात है यार, ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, सिंधु घाटी कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पे जो है खेती वगैरह खूब होता था, डेवलप इतना सारा समाज था, यहाँ का जो शहर इतना डेवलप था कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना डेवलप वहां का शहर था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना सारा डेवलप जो शहर था, सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता जो थी, तो ये कौन सी नदी के किनारे थी? तो देखिए सब जगह जितना भी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमें अलग अलग जगह से बहुत सारे जगह मिले हैं, और जहां पे हमें प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतना एरिया में फैला हुआ था। तो कितना एरिया में फैला हुआ था? अगर हड़प्पा सभ्यता को हम लोग लेते हैं तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता यहां से पूछा भी जाता है कि कौन से आकार में था, तो आंसर है हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में था। कौन सा आकार में था? त्रिभुजाकार में था। ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। ऊपर में जो है वो मांडा है, ऊपर में मांडा, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, नीचे में है दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद। लिखने में टाइम थोड़ा चला जाता है। यहाँ पे है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे है मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर ये मेरठ में, मेरठ में। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, और ये है मुल्तान, मुल्तान, या फिर हम लोग कहते हैं सुद का गेंडोर, सुद का गेंडोर, ठीक है। तो सुद का गेंडोर, ये चार जो थे ये बॉर्डर था, और कुछ इस तरह से हमारा इमेज बन रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ इस तरह से बन रहा है। ये लगभग कैसा आकार में है? त्रिभुज आकार में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुज आकार में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी? आंसर है नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जगह हैं, जैसे कौन कौन से जगह? आइए सब कुछ जगह का नाम हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां कैसा कैसा था, ठीक है। और कौन कौन से नाम हैं जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है? वो है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है कालीबंगन। जो ज्यादा क्वेश्चन आता है उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे बहुत सारे जगह है, लगभग 1000 से ज्यादा, 1024 से भी ज्यादा जगह हमारे हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए हैं, लेकिन उतना हमारे लिए अभी जरूरी भी नहीं है, और हम उसको जान करके कोई फायदा है भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सबका सब डिटेल से बात करने लगे। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? आंसर है रावी, ठीक है। अब रावी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रावी नदी। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम, दयाराम साहनी। क्योंकि पहली बार इन्होंने खोजा था, इसीलिए ये नाम बहुत फेमस हो जाता है और बहुत बार क्वेश्चन में आता है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? आंसर है सिंधु नदी के किनारे। खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, ठीक है। लोथल, लोथल की खोज एस आर राव ने की थी, बहुत बार नहीं पूछा गया तो छोड़ देते इसको। लोथल खाली कौन सी नदी के किनारे है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है एक क्या बोलते हैं, यहां से यहाँ पे शिप वगैरह उतरता था। ये कहाँ है? भोगवा। अच्छा, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। अच्छा, ये कहाँ है अभी? अभी प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, लोथल कहाँ है? आंसर याद रखिएगा, लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों नदी का क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी इसका क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये सरस्वती नदी तो लोग कहते हैं, और ये राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान में। इसकी नदियों का नाम नहीं पूछा है, हमको जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये कहाँ है? बस ये पूछा गया है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। तो ये हो गया हड़प्पा रावी नदी के किनारे। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कौन खोज किया था? राखालदास बनर्जी। कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे, नदी है ये, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में। इसके अलावा एक और आता है, और वो है चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो जो है वो है पाकिस्तान में। ये कौन सी नदी के किनारे है? शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है सिंधु नदी के किनारे, और ये है पाकिस्तान में। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है।
ये इसके अलावा बनावली और बनावली भी है, समझे, जो कि हरियाणा में है। तो उन सब के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बनावली क्या, बनावली कालीबंगन से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो अब ये दोनों की, ये हड़प्पा जो है एक बहुत बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो भी बड़ा बड़ा नगर था। यानी ये कह सकते हैं कि ये दोनों इतना बड़ा नगर था कि ये राजधानी मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? राजधानी। इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो राजधानी होगी, हो सकता है हड़प्पा भी राजधानी होगा। तो कभी कभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जुड़वा राजधानी। किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा भी और नगर था बड़ा? हाँ, कालीबंगन बड़ा नगर था, धौलावीरा बड़ा नगर था, लोथल, ये सब बड़ा। तो बड़े ही नगर के बारे में हम बात किया, कोई छोटा मोटा नगर के बारे में हम लोग बात नहीं किया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। चलो, तो चंदुदो ये सिंधु नदी के किनारे है। चंदुदो से ही हम मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। किसके कारखाने? मनके बनाने के कारखाने। कारखाने मतलब जब मनके बनाने के कारखाने होंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़े आदमी तो नहीं होंगे, गरीब आदमी वहां रहते होंगे, क्योंकि कारखाना वगैरह में गरीब आदमी रहता है। ठीक है, तो मनके बनाने के कारखाने वहां होते हैं। मनके किसे कहा जाता है? बीड्स को, मोतियों को। कालीबंगन मतलब होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। ठीक है, तो काली चूड़ियां। ठीक है, ये धौलावीरा से क्या मिला? धौलावीरा लोथल से क्या मिला? पहले ये हम लोग देख लेते हैं। लोथल से क्या मिला? लोथल से गोदीबाड़ा, लोथल से गोदीबाड़ा। धौलावीरा में भी जहाज उतरा करता था, धौलावीरा में भी जहाज लोड होता था, लेकिन खास करके यहाँ पे जो जगह है वो पत्थर से बने हुए किले हैं, पत्थर वाले किले यहाँ से मिले हैं, जिसकी जानकारी हमको अभी हाल फिलहाल में मिली है। तो धौलावीरा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा, लोथल का गोदीबाड़ा। मनके बनाने कारखाने कहाँ थे? चंदुदो में। काली चूड़ियों, अर्थ कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। ठीक है, ये सारी जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर ऑब्जेक्टिव में गर्दा उड़ा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम बता ही नहीं सकते हैं कि कितना बार ये सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, जिसको आपको याद करना है किसी भी हाल में, निहाव आपको कंप्लीट कर करके ही जाना है। और अगर नहीं किए तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। इसको छोड़ दे, हटा दे। तो आइए देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा पे ही। हड़प्पा से और क्या मिला है? हड़प्पा से मिला अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब होता है अनाज, गार मतलब होता है घर। ठीक है, घर, तो घर यानी कि अनाज रखने वाला घर। ये मिला कहां से? हड़प्पा से। अच्छा, बड़ा वाला एरिया में जहां पे बड़ा अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से बड़ा सा अन्नागार मिला है। ठीक है ना, तो क्या हड़प्पा से मिला? हाँ, हड़प्पा से मिला और मोहनजोदड़ो से मिला। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ही हमको स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नान मतलब होता है नहाना, गार मतलब होता है घर, तो हमारे पास हो गया नहाने का घर। ठीक है, तो नहाने का घर। अच्छा, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही हमें कुआं मिला है। कहा जाता है इस टाइम में यहाँ पे 700 कुएं थे। कितने कुएं थे? 700 कुएं थे। यानी कि हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी वो आज के टाइम की बहुत बड़ी सभ्यता थी या बहुत बड़ा नगर था उस टाइम के हिसाब से। मतलब बता ही नहीं सकते हैं कि कितना विकसित सभ्यता थी आज भी। अच्छा, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? अन्नागार, स्नानागार, कुआं। अच्छा, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों मतलब क्या होता है? मुर्दा। मृतक का मतलब क्या होता है? मुर्दा। तो मुर्दों का टीला भी कहा जाता है इसको। किसका टीला? मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला का मतलब यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहते हैं। यहाँ क्या मिला? अन्नागार। यहाँ क्या मिला? स्नानागार। यहाँ से कुएं मिले हैं, हड़प्पा से भी अन्नागार मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे मिले। इसके अलावा मूर्ति, कांसे की बनी हुई मूर्ति, कांसे की बनी हुई मूर्ति। ठीक है ना, कांसे की। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिली हैं। उस वक्त क्या धातु का ज्ञान था? कांसा वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, उस वक्त तांबे का ज्ञान था। ठीक है, तांबे का ज्ञान था उस टाइम में। चांदी भी पता था उसको, सोना भी पता था उन लोगों को। तो क्या नहीं पता था? आंसर एक चीज नहीं पता था, और वो है लोहा। लोहा की जानकारी नहीं थी। किसे? हड़प्पा सभ्यता वाले को। हड़प्पा सभ्यता वाले को किस चीज की जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। ये क्वेश्चन याद रखना, हड़प्पा सभ्यता वाले को किस चीज की जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। तो खेतवा कैसे जोतते थे हो? हाँ, तो खेतवा ऐसे जोतते थे कि वो तांबा वगैरह का यूज करते थे, उसका कुल्हाड़ी का यूज करते थे, और भी तांबा, टीन, इन सबको मिला करके बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन लोहा नहीं था। अब लोहा नहीं था तो खेत भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम की जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन विकसित सभ्यता
थी। आइए हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसा बना हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना, योजना मतलब होता है प्लान, निर्माण मतलब होता है बनाना, नगर माने नगर, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता किसे कहते हैं, ठीक है, जब भी कोई बंदा, कोई आदमी, कोई भी लोग, पीपल्स जो होते हैं वो एक समूह में रहता है और उस चीज को फॉलो करता है तो वो एक सभ्यता कहलाती है, वो एक कल्चर कहलाता है, वो एक संस्कृति कहलाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इंडियंस क्या होते हैं, हम इंडियंस क्या पहनते हैं, तो कुर्ता पजामा ज्यादातर लोग पहनते हैं, वैसे लोग धोती भी पहनते हैं, वैसे लोग शर्ट पैंट भी पहनते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज्यादातर यानी इंडियन ड्रेस क्या है, कुर्ता पजामा, ठीक है। फीमेल लोग साड़ी वगैरह पहनती है, सलवार सूट भी यूज करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कल्चर है। लेकिन अगर हम यूरोप में चले जाते हैं या अगर हम अमेरिका में चले जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत कम कुर्ता पैजामा या फिर हमें साड़ी वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो कल्चर ऐसे बनता है कि कल्चर एक जैसे लोग, एक संस्कृति के लोग, एक तरह की चीजों को फॉलो करने वाले लोग को हम एक संस्कृति के मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। उस वक्त नगर निर्माण कैसा था, अरे बड़ा शानदार था, ऐसा शानदार कि हम बता ही नहीं सकते कि कैसा शानदार था। बता ही क्यों रहे हो, मत ही बताओ ना, ठीक है ना, हाँ, लेकिन हम बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा। हड़प्पा सभ्यता में दो तरह के नगर थे, एक ऊंचाई पे बना हुआ था। कहां बना हुआ था, ऊंचाई पर। ऊंचाई मतलब चबूतरा टाइप का बना दिया और इस चबूतरा पर बहुत बड़ा का किला बनाया और इस किला को, किला या फिर इसी को हम दुर्ग कहते थे, क्या कहते थे, दुर्ग, या फिर इसी को ऊंचा शहर कहते थे, ऊंचा शहर। इसी तरीके से एक बड़ा सा नगर था, बड़ा सा नगर उसी तरह, और ये नीचे में बसा हुआ था, निचला शहर इसे कहा जाता था, निचला शहर, ठीक है। तो ये ऊपर में बसा हुआ ये किला या फिर क्या कहलाता था, दुर्ग कहलाता था। यहाँ पे ऊंचा शहर, ये कौन सा, नीचा शहर। गरीब ज्यादा होते हैं या अमीर ज्यादा होते हैं, सब लोग यही बोलेंगे कि अमीर ज्यादा नहीं होते हैं, समझे, अमीर ज्यादा नहीं होते हैं। अगर अमीर ज्यादा नहीं होते हैं तो अमीर लोग किला बना करके रहेंगे या गरीब लोग किला बना करके रहेगा, नॉर्मल बात है कि अमीर लोग ही किला नहीं, अमीर लोग ही किला बनाएंगे और गरीब लोग निचला शहर में रहेगा। तो गरीब लोग ज्यादा होते हैं या अमीर लोग, तो अमीर कम होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं तो बड़ा शहर होगा, अमीर कम होते हैं तो छोटा शहर होगा और किला घिरा हुआ होगा। तो यहाँ पे बड़े लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, बड़े लोग। बड़े लोग का मतलब ऐसा नहीं है कि 5 फुट का 6 फुट का आदमी रहता था और ज्यादा बड़ा रहता था, 10 फुट का आदमी रहता था, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पे पैसा वाला आदमी रहता था। कौन रहता था, पैसा वाला। और यहाँ पे बिना पैसा वाले यानी कमजोर लोग, गरीब लोग, गरीब आदमी, गरीब लोग रहते थे यहाँ पे। कौन लोग रहते थे, गरीब लोग, ठीक है। गरीब लोग, वर्कर, वर्कर 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 मैंने क्या होता है यार, वर्कर मतलब मजदूर, मजदूर लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है, मजदूर लोग रहते थे, ठीक है। गरीब लोग, मजदूर लोग, ये सब रहते थे कहाँ, निचला शहर में। पैसा वाला कहाँ रहता था, बड़का शहर में, उछलका शहर में, दुर्ग में, किला में, ये सारे में रहते थे, ठीक है। तो शहर का अरेंजमेंट किस प्रकार था, नगर का अरेंजमेंट किस प्रकार था, नगर निर्माण योजना किस प्रकार बनाई गई थी। तो सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दो तरह के बांटा गया था शहर को। एक ऊंचाई पे बना हुआ शहर था, एक नीचे पे बना हुआ शहर था। नीचे में बने हुए गरीब लोग रहते थे, ऊंचा पे बना हुआ अमीर लोग रहता था। अमीर लोग के पास पैसा होता था तो किला बना लेता था, घेर लेता था चारों तरफ से। चारों तरफ से घेरने के बाद ही किला कहलाता है, ठीक है। वो घेर लेता था चारों तरफ से, ही गरीब लोग नहीं घेर पाता था, पैसे नहीं है बेचारे के पास, है ना, तो ये नहीं घेर पाता था, और नहीं घेर पाता था तो वो गरीब लोग रहता था, है ना, और बड़ा सा एरिया में फैल जाता था। चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना में नालियों की व्यवस्था बड़ा शानदार थी बाबा। नालियां, ठीक है ना, हमारे यहाँ नालियां खुली हुई रहती है, नालियों में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, उधर से मक्खी भिन आ रहा है, उधर प्लास्टिक फेंक दे रहा है, उधर से कूड़ा फेंक दे रहा है, जो मन कर रहा सो फेंक दे रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की नालियां इससे ज्यादा विकसित थी, हमारी सभ्यता से ज्यादा। हमारी सभ्यता क्या है यार, हमारी सभ्यता वही थी, लेकिन हमारी जो है अभी का जो सिस्टम है, इससे ज्यादा विकसित नालियां थी। कब की, हड़प्पा सभ्यता की नालियां ढकी हुई थी और नालियां एक लाइन से एकदम चली गई थी, बड़ी नाली, और बड़ी नाली के बीच में फिर छोटा छोटा नाली ऐसे ऐसे जाकर के मिलता था। अभी भी वही सिस्टम का यूज कर रहे हैं, अभी जो इंजीनियर्स होते हैं वही चीज को यूज करते हैं। बस फर्क क्या होता है, फर्क यही होता है कि लगता है कि हम लोग जब ये चीजों को नहीं पढ़ते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता वाला ये चीजों को, हम लोग लगता है अरे बाप रे इंजीनियर नया चीज लेके आया। अरे नया कुछ ही लेके आया, सब पुराना सिस्टम था,
ये पुराना सिस्टम को लेकर के आया और उसको बना बना करके नया एकदम कर दिया। लोगों को लग रहा कि नया सिस्टम है ये, समझे। उस टाइम में भी नालियां जो थी विकसित थी, बीच बीच में ना नालियां के साइड में, रोड के साइड में ना ऐसे रोड था और रोड के साइड में ऐसे गड्ढा रहता था। कायला गड्ढा रहता था, अरे कूड़ा फेंके यार, इसमें कूड़ा फेंका जाता था और कूड़ा फेंकने की जगह थी है ना, और इसमें कूड़ा फेंका जाता था और कूड़ा के बाद फिर उसमें वो उठा के लेके जाता था। तो ये सारी विकसित सभ्यता थी। नगर बहुत शानदार था, नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और शहरों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। रोड का व्यवस्था बहुत अच्छा था। रोड में सारे रोड एक दूसरे का 90 डिग्री पे काटते थे। अब 90 डिग्री क्या होता है ये भी बता देता हूं। ये देखो, ये 90 डिग्री है, ऐसे ऐसे 90 डिग्री। ऐसे ना समझ में आओ तो ऐसे देख लो यार, ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे एकदम सीधा, ये 90 डिग्री। तो अच्छा, 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। समकोण, ठीक है। तो समकोण यानी इस तरह से काटती थी एक रोड ऐसे गया, एक रोड आकर के यहाँ ऐसे मिला, ठीक है। तो ये इस तरह का रोड था और ये चौड़ा रोड है और यहाँ पे छोटा छोटा पतला पतला रोड जो है इस तरह से आकर के मिलता था। तो मेन रोड से गली का रोड मिलता है। मेन रोड भी चौड़ा होता था, यानी लगभग 13 से 14 फुट से ज्यादा चौड़ा होता था ये मेन रोड, ठीक है ना। 9 फीट लगभग चौड़ा होता था गली वाला रोड। तो काफी चौड़ा चौड़ा रोड हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से, तो काफी चौड़ा हुआ यार, समझे। अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां पे 13-14 फीट रोड नहीं है, लेकिन वहां पे हड़प्पा सभ्यता में वो 13-14 फीट जो है चौड़ा रोड मिलता था, 20-20 फीट चौड़ा रोड मिलता था। तो ये नगर निर्माण योजना थी बॉस, है ना। तो नगर निर्माण योजना में क्या लिखना है कि वहां पे नालियों की व्यवस्था बड़ा सुंदर थी। वहां पे शहर जो था वो ऊपर और निचला 2 शहर में बटा हुआ था। वहां पे सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। वहां पे जो शहर होता था और जो घर होते थे वो घर की एक दीवार रोड से कम मिलती थी और घर का जो है दरवाजा वो रोड की तरफ नहीं खुलता था। घर का दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुलता था। क्यों नहीं खुलता था? ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसको जानने की जरूरत अभी नहीं है भैया, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, वहां पे 1 तल्ला था, अरे नहीं 2 तल्ला भी था, यानी मिट्टी का घर था, उसके ऊपर में भी एक और घर था मिट्टी का, बहुत सुंदर लगता था देखे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना को दर्शाता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े किले बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो का तो किला बहुत फेमस किला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार जो बनाया गया था लगभग 45 फुट लंबा अन्नागार बनाया गया था, ठीक है ना। वहां पे स्नानागार बनाया गया था, बहुत बड़ा स्नानागार जो था। वहां पे लोग नहाते थे, कब नहाते थे? जब मन किया तब नहाने लगा। अरे नहीं यार, उस टाइम में कोई एक कार्यक्रम रखा जाता था, जैसे हम लोग के टाइम में अभी कुंभ होता है, कुंभ के मेला में सब लोग गया नहा करके आया, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में यानी कि मोहनजोदड़ो में भी इस तरह का चीज हुआ करता था। कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ करता था और सब लोग जाते थे और वहां पे मस्त नहाते थे, और ये सारा चीज कार्यक्रम चला करता था। तो वो चीजों को सीख करके हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, समझे। और हम लोग कोई नया थोड़े लेकर के आए हैं, कोई नया लॉन्च नहीं किया है, वही चीजों को बदल बदल के बस चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। हड़प्पा सभ्यता कब शुरू हुई, यानी हड़प्पा सभ्यता कब की सभ्यता थी, ठीक है। डेट के बारे में बताइए। तो डेट क्या, मैं क्या, मेरा बाप भी कंफर्म नहीं कर सकता कि डेट कब का है, ठीक है। लेकिन अलग अलग विद्वान जो हैं अपने डेट बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का डेट कब है। तो कुछ लोग बताता है 3500 से लेकर के 2800 बीसी, है ना। कुछ लोग बताता है 4000 से लेकर के 3200 बीसी, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं 3200 से लेकर के 2750 बीसी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि 2500 से लेकर के और 2750 बीसी, ठीक है। तो ये डेट क्या सेम है? सबका अलग अलग है। अलग अलग डेट होने की वजह से हम कोई कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब थी। लेकिन मोटा मोटी एक आइडिया लगाया जाता है। हम कार्बन डेटिंग करके देखते हैं तो हमको लगभग पता चलता है कि ये 2750 से लेकर के 3200 बीसी के आसपास में ये चीजें होगी शायद, ठीक है। 2750 से लेकर के 3200 के बीसी के आसपास में ये चीजें होंगी, यानी कि 3000 इधर मान लो और 2000 अभी इधर मान लो। तो यानी हमारी सभ्यता जो है वो लगभग 5000 साल पुरानी है, यानी 4500 से 5000 साल पुरानी है। किसकी सभ्यता? हमारी सभ्यता। यानी कि हमारी सभ्यता वो सभ्यता है कि जब ब्रिटिश पत्ता पहन के घूमा करते थे तो हम कपड़ा पहन करके डांस किया करते थे, ठीक है। तो हमारी सभ्यता, लेकिन हम धीरे धीरे कमजोर क्यों हुए, हम गरीब क्यों हुए, हम इतना मजबूर कैसे हो गए कि हम दूसरे का गुलाम बन गए, हम दूसरे देश का गुलाम बन गए? इसका कारण भी है, इसका वजह भी है। आइए वजह बाद में समझेंगे, पहले ये डेट हम समझ गए कि हमारी तिथि जो थी हड़प्पा सभ्यता का तिथि 3200 से 2750। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं क्या, कोई भी सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेट फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ इस टाइम में ये हुआ होगा विकसित हड़प्पा सभ्यता। ये फिक्स डेट नहीं है लेकिन ये अनुमान है, और इस अनुमान
अनुमान के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं कि ये टाइम था 2750 बीसी से लेकर के 3200। इस टाइम में हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? डेटिंग मतलब क्या होता है? ये डेटिंग माने डेट पर नहीं, गधा उल्टा पुल्टा समझता है। डेटिंग मतलब होता है डेट निकालना। तो डेट तो पंडित जी निकाल, अरे नहीं यार, तेरे को समझाऊं मैं, समझे? डेट यानी कार्बन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कार्बन होता है 12 और एक कार्बन होता है 14। कार्बन 14 जो होता है इसका हम लोग डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 का। इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग। डेटिंग माने डेट मतलब डेट निकालना, डेट माने समय, समय को कहते हैं काल, काल को निकालना, निकालना को कहते हैं निर्धारण। क्या कहते हैं? निर्धारण। तो काल निर्धारण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन 14 का। क्या इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है? देखो यार, जो भी जीव होता है उसमें मतलब कार्बन होता है, हर जीव में कार्बन होता है। अब जीव में कार्बन होता है तो लगभग कार्बन 12 कार्बन 14 सब चीज होते हैं, लेकिन कार्बन 14 जो होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक मटेरियल है। किसका मटेरियल? केमिस्ट्री का मटेरियल है। कितना नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 नंबर है। इसमें प्रोटॉन कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। इसका मास कितना होता है? तो 12 होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको याद क्या करना है? याद करना है कि कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन 14 क्या है। अच्छा, 14 यहां बोला, यहां 12 बोला, हाँ इसका मास 12 है, इसका मास 14 है। इसका मतलब कार्बन दो तरह के होते हैं, कार्बन दो तरह के होते हैं। एक कार्बन जिसका मास 12 होता है, मास माने वजन, मास माने वजन, जिसका वजन द्रव्यमान 12 होता है, और एक होता है जिसका वजन 14 होता है। तो 12 और 14 में फर्क क्या है? दोनों आइसोटोप हैं। आइसोटोप माने क्या होता है? हो आइसोटोप मतलब ये होता है कि दोनों का नंबरवा सेम रहेगा लेकिन ऊपरे वाला डिफरेंट रहेगा। इसको जानने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, ओके। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कि किसने बनाया था इस हड़प्पा सभ्यता को। जैसे किसने बनाया ये मुजस्समा, वैसे ही ये है कि किसने बनाया ये हड़प्पा और किसने इसकी उत्पत्ति की। कौन था उस वक्त हमारे पूर्वज? ये हमारे पूर्वज कौन है जो उस टाइम में थे? ठीक है, कौन है? ये सवाल बनता है और इस सवाल का प्रश्न का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते कि वो उस टाइम में द्रविड़ लोग थे। कौन लोग थे? द्रविड़ लोग। और द्रविड़ लोग थे तो लोग गए कहां? समझे? द्रविड़ लोग थे गए कहां? तो बोला कि जब आर्यों का अटैक हुआ, आर्यों का अटैक कहां से हुआ? आओ देखते हैं जरा सा। मस्त मैप बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, दिख रहा हो? हाँ दिख रहा है, यहां से देख थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा इतना। तो ये था द्रविड़ वाला एरिया। ये लोग बेचारे इधर रहते थे। ठीक है, कौन थे वो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वज माने कौन? हड़प्पा वाले। हड़प्पा वाले कौन थे? ये हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वज माने कौन? हमारे बाप दादा खानदान का औलाद कोई ना कोई होगा। ठीक है, अब यहाँ था इधर में थे कौन? मध्य एशिया। ये एरिया कौन सा है? मध्य एशिया। मध्य एशिया। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ से आर्य लोग आए। कौन आए? आर्य लोग आए। यहाँ से ऐसे आर्य लोग आए, ऐसे। आर्य लोग कैसे आए? आंसर है घोड़ा से। कैसे आए? घोड़ा, ठीक है ना, घोड़ा से आए। कौन आए? आर्य लोग आए। ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पे द्रविड़ वाले लोग। ठीक है ना, तो द्रविड़ वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पे द्रविड़ वाले लोग थे, बड़े सीधे साधे थे, लड़ाई झगड़ा करने में माहिर नहीं थे। हम लोग लड़ाई झगड़ा करने में शुरू से भी इंडियन बहुत ज्यादा वो नहीं रहा है। हम लोग शांति चाहते हैं। ये बुद्ध की धरती, युद्ध न चाहे चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से ये लोग, हम लोग बड़ा शांति से रहते थे, मिलजुल करके रहते थे। हमारा काम था व्यापार करना, हमारा काम नहीं था किसी से लड़ाई करना, हमारा काम नहीं था तलवार चलाना, हमारा काम नहीं था किसी से दंगा करना, हमारा काम नहीं था किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना, किसी से बहस करना। हमारा काम था सिर्फ व्यापार करना, हमारा काम था अमन बनाना, हमारा काम था शांति रखना, हमारा काम था किसी के साथ में बढ़िया संबंध रखना। ठीक है, तो फिर ये द्रविड़ लोग क्या किया? इधर से आया कौन? इधर से आया आर्य। आर्य आया घोड़ा से, घोड़ा से आया और इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। क्यों आया? अरे इन लोग को भी तो खाने की जरूरत है यार। यहाँ वाला जो लोग था ये हड़प्पा वाले लोग थे। कौन थे? हड़प्पा वाले। ये हड़प्पा वाला लोग जो था, इन लोगों के पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा, क्योंकि लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहता था और खूब पैसा था इसके पास, अपार धन था। और इस धन के लिए यहाँ से इधर आया और इधर आने वाले के इधर आया, इन लोग को बड्डीमा मारा, घर दौड़ा दिया। किसको? हड़प्पा वाले को। हड़प्पा वाले मतलब हम लोग को बड्डीमा मारा, एकदम पीठ कमर सब दर्द देने लगा। तो इधर से हम लोग भाग करके कहाँ चले गए?
इधर चलेगा, इधर बोले तो दक्षिण भारत में चलेगा, इधर चलेगा दक्षिण भारत में। क्या कोई प्रूफ है? उल्टा पुल्टा मास्टर बात बताता है, कुछ भी बोल देता है, जो मन कर रहा से बोल रहा। कोई प्रूफ है मास्टर? यस वी हैव अ प्रूफ। व्हाट्स प्रूफ? क्या प्रूफ है तेरे पास? क्या प्रूफ है? यस प्रूफ है। मार्टिमर विलर, विलर ने एक बार किताब पढ़ा और उसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था? ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में एक देवता है, उसे कहते हैं इंद्र। क्या कहते हैं? इंद्र, ठीक है ना। इंद्र देवता कहते हैं इसको, और इंद्र का मतलब होता है पुरंदर। पुरंदर मतलब पुरंदर, पुरंदर। और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, है ना, किलों को तोड़ने वाला। और ये जो था हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बड़ा किला था, तो इन लोगों को तोड़ा। कौन आकर के तोड़ा? आर्यों ने तोड़ा। आर्यों ने तोड़ करके इन लोगों को मारा, मार करके भगा दिया, और भगा करके अपने खुद इस पर कब्जा कर लिया, पूरा एरिया पर। यहाँ पे कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी। इसीलिए कुछ कभी कभी जो वेद है उसमें सिंधु नदी का जिक्र आया हुआ है, सिंधु नदी की बात आई हुई है। जबकि गंगा नदी का बात बहुत कम आया हुआ है, यमुना नदी का बात भी कम आया हुआ है, लेकिन सिंधु नदी का बात आया हुआ है। काहे? क्योंकि आर्य लोग सबसे पहले यहाँ पे आके बसे थे, है ना। इसके बारे में अगला चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो ये आया। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोगों ने तोड़ा, किधर से आकर के? मध्य एशिया से आकर के, मध्य एशिया से आकर के यहाँ तोड़ दिया। कोई प्रूफ? यस प्रूफ है। ऋग्वेद के बाहर सहारा लेकर के कौन बोलता है? विलर बोलता है। चलो ये बात तो सही है, समझ आता है, ठीक है। बोला होगा, हो सकता है कि दुश्मनी भी होगी, बदनाम करने का एक कारण भी हो सकता है कि यहाँ से आर्यों को बदनाम किया जाए कि ये लोग आकर के तोड़ दिया। तो हो सकता है बदनाम करने के लिए ये विलर है, क्योंकि ये तो अंग्रेज है ना यार, अंग्रेज है ना। और अंग्रेज जब है तो अंग्रेज हमारे को बदनाम करने का हो सकता है साजिश भी कर ले। लेकिन बाद में हमने एक और किताब देखा और उसमें देखा कि वहां पे जब जाकर के देखते तो यहाँ वो 4 गो देवता का नाम मिलता है। कितना देवता? 4 देवता का नाम, ठीक है ना। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ठीक है, नासत्य। ये 4 देवता का नाम हमको मिलता है। कहां पे? ये मध्य एशिया के पास में। और ये वाला देवता जो था इंद्र, ये हमारे इधर भी था, और इसलिए हम ये मानते हैं कि ये वाला देवता वो मानने वाला ही इधर आया था, ये कुछ लोग कहते हैं। तो क्या ये पूरी तरीके से सत्य है? सत्य दुनिया में कुछ भी नहीं, समझे। जो चीज मान रहे हो वही सत्य है, जो नहीं मानो वह सत्य है, बात खत्म, ठीक है। अब आइए, तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहता है कि नहीं 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 ऐसा बात नहीं है यार, ऐसा बात नहीं है। तो कैसी बात है फिर बताओ, ठीक है ना। कैसी बात है फिर बताइए आप। अच्छा ठीक है, अपन बता रहे ला, तुम जाओ, आ जाओ बताते हैं कैसी बात है। फिर यहाँ से बना लेते हैं, पाकिस्तान टाइप का बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। हाँ, तो बात कैसी है? अच्छा तुम्हें पता है ना उससे पहले मेरी भारत कैसा था? मेरा भारत देश है मेरा, ये भारत, ठीक है। और भी बड़का वो था, तो मैंने छोटा बना दिया, इसका हटा देगा, हटा देते, ठीक है। पाकिस्तान वाला एरिया को कब्जा आ गया, चल आओ देख, ठीक, ठीक है। ये था भारत, सुंदर सा भारत पहले था ऐसा, ठीक है ना। अभी भी है, अभी यहाँ पे। अब आगे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आर्य लोगों की सभ्यता थी, आर्य कोई बाहर से नहीं आए, आर्य यहीं के थे। एक विद्वान ये भी कहता है, एक विद्वान कहता है कि आर्य बाहर से आए, इन लोगों को मार करके भगा दिया और खुद कब्जा कर लिया। तो दो विद्वान, 2 हिस्टोरियन अलग अलग बात करता है, ठीक है ना। कुछ लोग कहता है कि ना 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 आर्य बाहर से भी नहीं आया है, यहाँ के भी नहीं है, यहाँ वाले को मारा भी नहीं है। तो यहाँ पर ही राजस्थान वगैरह में जो रहता था ना, यही लोग की सभ्यता थी। कौन सी? ये हड़प्पा वाली सभ्यता। राजस्थान में कौन रहते थे? तो इसे सोथी संस्कृति कहते हैं, सोथी संस्कृति। बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में तुम्हारा, ठीक है। तो सोथी संस्कृति वाले लोग ही थे, वो यहाँ पे थे। तो अपने अपने लोग अपना अपना तर्क देते, अपना अपना विचार देते हैं। इनमें से क्या सही है वो मानने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन सा सही है। इतिहास में एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, इतिहास किधर भी झुकाव नहीं चाहता है। इतिहास किधर भी ये नहीं चाहता है कि भैया एक तरफ वो मतलब झुका हुआ रहे। इतिहास हमेशा न्यूट्रल बात करता है। इतिहास हमेशा प्रूफ के आधार पर साबित किया जा सकता है। इतिहास को यूं ही आंख बंद करके मानने वाला भी चीज नहीं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि इतिहास रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, नॉट, इट इज गलत, समझे। इतिहास रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास समझने का सब्जेक्ट है, इतिहास में विचार करने का सब्जेक्ट है। क्या सचमुच में ऐसा हुआ? इतिहास प्रूफ पर काम करता है, इतिहास साइंटिफिक एविडेंस मांगता है। इतिहास यूं ही रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, समझे। यानी कौन बोल देता है इन लोग को यार रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है? हड़प्पा वाले क्या करते थे? खेती करते थे। हड़प्पा वाले क्या करते थे? पशुपालन करते थे। इन सब से उसका गुजारा होता था और व्यापार भी करते थे,
ठीक है। प्रशासन बहुत बेहतरीन था हड़प्पा का, सारे नगर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहां पे अन्नागार का भी बहुत बढ़िया था, वहां पे स्नानागार भी बढ़िया था, वहां पे मूर्तियों का विकास भी हुआ उस टाइम में। अब हड़प्पा वाले जो हैं वो क्या सिर्फ धर्म को ही मानते थे या फिर आस्तिक थे या नास्तिक थे? आंसर है नहीं, उन लोगों का धार्मिक विश्वास था, वो लोग धर्म को मानते थे। आंसर है कौन से धर्म को मानते थे, कौन से धर्म को मानते थे? आंसर है ऐसा कोई धर्म नहीं। ऐसे कहते हैं ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। प्रकृति की पूजा का मतलब क्या हुआ? प्रकृति की पूजा का मतलब क्या हुआ? तो आंसर है प्रकृति में जो चीजें ऊपर वाले ने दी है, जो भगवान ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, जो अल्लाह ने दिया है, उन सब चीजों की पूजा करते थे, यानी कि उन सब को मानते थे। जैसे जैसे यहाँ पे मुख्यतः आदि शिव की पूजा की जाती थी। किसकी? आदि शिव, या फिर इसी को पशुपति कहा जाता है, पशुपति महादेव। ठीक है। और इसी को अभी के टाइम में हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। मातृ देवी की पूजा की जाती है। पूजा धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास में आदि शिव की पूजा की जाती थी, पशुपति महादेव की या शिव की पूजा की जाती थी, माता देवी की पूजा की जाती थी, यानी धरती की पूजा की जाती थी, सांप की पूजा की जाती थी, सांप में नाग याद रखते हैं, नाग, नाग पूजा की जाती थी, पीपल की पूजा की जाती थी, और भी बहुत सारा चीज का पूजा किया जाता था। ठीक है ना। तो यानी कि हम इन सब चीजों को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ये लोग प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे, पेड़ पौधे की पूजा किया करते थे, सूर्य की पूजा किया करते थे, यानी कि प्रकृति में धार्मिक विश्वास उनका ऐसा था कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मुख्यतः देवताओं में जो मूर्तियां मिली है वो आदि देवी की, माता देवी की मूर्तियां मिली है, और आज शिव की मूर्तियां मिली है, इसलिए पता चलता है कि ये लोग प्रकृति के पूजक थे। ये लोग पूजा करते थे तो क्या मंदिर में जाया करते थे? आंसर है नहीं, मंदिर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नाम का कोई चीज नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में ये लोग मानते जरूर थे, पूजा भी करते थे, लेकिन मंदिर नहीं बना था उस टाइम में। ठीक है। हड़प्पा की लिपि के बारे में बताना है, आइए हड़प्पा की लिपि के बारे में बात कर लेते हैं जरा सा। ठीक है, हम थक गए हैं यार। हड़प्पा की लिपि, लिपि मतलब क्या होता है? लिखावट। लिपि मतलब लिखावट। आज तक हड़प्पा की लिपि कोई नहीं पढ़ सका है, कोई नहीं पढ़ सका। तभी तो अनुमान लगा रहे यार। अगर पढ़ लेते तो हम अनुमान क्यों लगाते? क्यों मार दे तो आकर के अटैक कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो बाढ़ आ गया, तो आग लग गया, ऐसा क्यों कहते? अगर पढ़ लेते तो हमको पता चल जाता। लेकिन इसका लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, तो क्या आगे पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? भैया विद्वान हमेशा आते रहे हैं, हो सकता है तुम लोगों में से कोई होगा जो हड़प्पा की लिपि को पढ़ सके और पढ़ करके सच्चाई बता दे कि हाँ भैया ये हुआ था उस टाइम में, ये देखो सच्चाई ये है। तो होता है आने वाला टाइम में, समय में लगातार विद्वान आते ही रहते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है। तो लिखावट अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है। कहा जाता है कि इस टाइम में लिपि लगभग 400 थी। कितनी लिपि थी? लगभग 400 लिपि थी हड़प्पा सभ्यता में। और इन लिपियों में जैसे का खा गा गा ये सब होता है, उसी तरह से उस टाइम में 400 लिपि थी। कब की? हड़प्पा सभ्यता में। समझे? हाँ, अक्षरों की संख्या कितनी थी? 400 थी। लेकिन इसको पढ़ा जा सका है? आंसर है नहीं। हड़प्पा लिपि के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो लिखा हुआ क्या है और वो कहता क्या है। अगर जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन सारे राज खुल जाएंगे। उस दिन कौन मारा, कौन पीटा, कौन आया, कौन नहीं आया, कौन धक्का दिया, कौन जलाया, कौन बाढ़ आया, कहां से बाढ़ आया, कैसा बाढ़ आया, कौन सा नदी मुड़ गया, कौन सा नदी सूख गया, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन जिस दिन पता चलेगा तब तो, है ना, और पता करना पड़ेगा। लगातार खोज जारी है, कोई ना कोई खोज ही रहा है, इस पे काम कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग ये चैप्टर को खत्म करते करते अंत पे आ गए हैं, तो हम लोग जरा पढ़ ही लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत क्या हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत, चलो जी। अंत, अंत मतलब पतन। यहां से क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में बताएं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अगर बात करें, पतन माने होता है खत्म या खत्म, या फिर हम लोग कह सकते हैं अंत। पहला कारण में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण हैं, समझे? कई कारण में पहला कारण सबको पता है कि विदेशी आक्रमण कहते हैं। दूसरा, बाढ़ का आना, बाढ़ आना। तीसरा, आग लगना। चौथा, प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ा जाना, खराब हो जाना। ठीक है ना, ये सारे कारण थे। ठीक है ना। प्रशासनिक, आर्थिक कारण, पैसा उसा कम हो गया होगा। हालांकि ऐसा तो कुछ उपाय नहीं लगता है कि पैसा उसा कम हुआ होगा, बहुत बड़ा विकसित सभ्यता थी। आर्थिक व्यवस्था
कमजोर, ठीक है। इन सब की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा, ठीक है। ये हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता में आज भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता हमारी बहुत पुरानी सभ्यता थी, हमारी सबसे पहली सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता हमारी शहरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता गांव की सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का ज्ञान नहीं था, हड़प्पा सभ्यता में इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी हर चीज हम लोग जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले अंत क्यों हुआ, तो कहा जाता है कि विदेशी आक्रमण। हमने बताया कि आर्य लोग आए और यहाँ पे हड़प्पा वाले लोगों को गर्दा मारा और मार करके बेचारे को भगा दिया, या कुछ लोग मर गए और मरने की वजह से हड़प्पा खत्म हो गया, ठीक है। पहला बात ये विदेशी आक्रमण जो आर्यों की बात करता है। दूसरा, बाढ़ का आना। हो सकता है नदी के किनारे होगा, नदी में अचानक बाढ़ आ गया होगा और बाढ़ आने से पूरा का पूरा लोग डूब गए होंगे, या फिर मर गए होंगे, या फिर लोग शहर छोड़ करके कहीं और चले गए होंगे, तो हो सकता है ये भी हो गया होगा। दूसरा कि अचानक आग लग जाना हो सकता है कि अचानक आग लग गया होगा वहां पे, और आग लगने से पूरा का पूरा एरिया जल के खत्म हो गया होगा। कुछ लोग डर से छोड़ करके भाग गए होंगे, इस वजह से वहां पे बाढ़ आना। या फिर छठा एक और कारण, नदियों का सूख जाना भी हो सकता है। नदियों का सूख जाना, ठीक है ना। नदियों का सूख जाना का मतलब है कि नदी में पहले तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि नदी में बाढ़ आया होगा, जिससे सब लोग भाग गए होंगे या बह गए होंगे, हो सकता है इसीलिए खत्म हो गया। दूसरी बात, या तो नदी सूख गया होगा तो पानी नहीं था, पानी नहीं रहेगा तो लोग को खाने पीने के लिए कहीं और जाना होगा, और इसीलिए लोग खाने की तलाश में लोग उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले गए होंगे, हो सकता है। तीसरा कारण, आग लग गया तो बता ही दिया, प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो गई होगी, हो सकता है वहां पे वो प्रशासन में कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, वहां की जो सिस्टम थी वो ठीक से काम नहीं करने लगा होगा, और वहां पे ये इसकी वजह से क्या हो गया होगा, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। और चौथा, आर्थिक व्यवस्था। जाहिर सी बात है, प्रशासनिक व्यवस्था खराब होगी तो पैसा कम आएगा, व्यापार कम होगा तो पैसा कम आएगा, और पैसा ही तो सब कुछ है ना। पैसा ही तो सब कुछ है। मनी इज द मेन पावर, और मनी इज द मेन पावर। हो सकता है मनी खराब यानी पैसा खराब, और पैसा की व्यवस्था खराब तो पैसा व्यवस्था खराब, तो हड़प्पा सभ्यता की अंत ये हो सकता है। तो ये हमने 2 4 5 कारण बताए हैं जिसको एग्जाम में लिखना है, और यही चीज हड़प्पा सभ्यता का पतन पे आपको इतने बात लिखना है, और ये बात लिखने के बाद आप इसको डिफाइन कर देना है, मामला खत्म हो जाएगा, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमने बता दिया है। आइए जरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में अन्नागार, अभी अन्नागार के बारे में बता दिया। सिंधु मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार बता दिया हूं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक वर्गीकरण कैसा था, जैसे गरीब लोग कहाँ रहते थे, अमीर लोग कहाँ रहते थे, मजदूर लोग कहाँ रहते थे, ये सारी चीजों के बारे में हमने बता दिया है। हड़प्पा लिपि के बारे में बता दिया कि 400 तरह के लिपि थी हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और तिथि। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, यानी त्रिभुज आकार में फैला हुआ था। चारों तरफ का बाउंड्री भी हमने बता दिया आपको। तिथि हमने बता दिया कि तिथि कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 2750 से लेकर के 3200 के टाइम में ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति का प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता कैसे शुरू हुई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोगों ने आकर के, आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं के थे, उन लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। कुछ लोग कहते हैं द्रविड़ लोगों ने शुरुआत की, कुछ लोग कहते हैं कि सोथी संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति की उत्पत्ति थी। तो ये सारे कंफर्म नहीं है। मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण बता दिया, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, गलियों की व्यवस्था कैसी थी, रोड की व्यवस्था कैसी थी, शहर की व्यवस्था कैसी थी, और कुओं की व्यवस्था कैसी थी, कितने तरह के, कितना कुआं था मोहनजोदड़ो में, ये भी बात बता दिया हमने। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार बता दिया, व्यापार हम लोग बहुत दूर दूर से किया करते थे, यानी कि चांदी का, सोने का व्यापार, लोहे का नहीं करते थे, चांदी का, सोने का, तांबे का, सबका व्यापार करते थे। और हम लोग अफगानिस्तान से, ईरान से, और जाकर के एकदम सुमेर से, क्या बोलते हैं उसको, मेसोपोटामिया से, ये सब जगह से भी हम लोग व्यापार किया करते थे, ठीक है। अब आगे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवी देवता तो बता दिया अभी। आदि शिव की पूजा की जाती थी, माता देवी की पूजा की जाती थी, नाग की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, और पृथ्वी की पूजा की जाती थी, पेड़ की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, सबकी पूजा होती थी, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन, ये बता दिया पतन होने का कई कारण है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त, और हमने ये क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया। हालांकि ये चैप्टर 1 घंटे में खत्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी में है और ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए हमारा 1 घंटे का लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया। उम्मीद है कि दूसरा लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए ये इसको देखिए, और तब तक के लिए इसको शेयर कीजिए लोगों में, और आगे लोगों को बताइए। देखिए क्या है कि हम लोग जो है व्हाइट बोर्ड पे इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और ना ही मैं अभी खरीद सकता हूं, ना ही मैं अभी खरीद सकता हूं। जो बात है क्लियर भैया, ठीक है ना। अगर आपको लगता है अच्छा तो इसको शेयर कीजिए, लोगों में बढ़ाइए, अगर अच्छा रहेगा उम्मीद है तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, तब तक लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।